अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दूसरे दिन रुद्राक्षी हॉस्पिटल से सुबह घर आ चुकी थी। अंकुर ने उसे सब कुछ अंडर कंट्रोल है बोल दिया था। अभी कुछ दिन शांति से काम करने को बोला तो उसने भी सारा काम उसी पर छोड़ दिया कि वो सब संभाल लेगा। आराध्य उसको घर छोड़कर अपने घर चला गया और शाम को सबके साथ आने को बोल दिया। उसके बाद जैसे ही सबको पता चला सब उससे मिलने आ गए। राधिका ने तो आते ही उसे डांटना शुरू कर दिया था। बाकी जितने भी बड़े लोग थे रुद्राक्षी से मिलकर नीचे बैठे थे और सोनी, मिंटू, अंकुर, अभय उसके रूम में ऊपर थे। आराध्य अभी नहीं आया था। अभय राधिका को देखते हुए बोला, बस करो यार, कितना बोलना है। अब रुद्राक्षी ठीक है क्या? उतना काफ़ी नहीं है हम सब के लिए? राधिका बोली, लेकिन अभय इसको अपना कुछ तो ध्यान रखना चाहिए। जब देखो तब बस अपनी मनमानी करनी होती है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ इसे? सोनी बोली, हाँ जीजू, राधिका ठीक बोल रही है। आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में। पता है कितनी बार उल्लू बनाया है हम सबको, और डांट हमेशा हमें पड़ती थी। छोटी थी तो एकदम शांत, लेकिन जब से अलवर से आई है गंगा मैया में तो ऐसे कूदती है जैसे उनसे बरसों का नाता रहा हो। और पहले पानी को सर से लगाकर बोलती थी, बस यही आशीर्वाद है मेरे लिए इनका। अभय बोला, अरे आप सब तो मिलकर पीछे पड़ गए हो यार, हो जाता है। वैसे भी राजस्थान में पानी नहीं है तो बस यहाँ का पानी देखकर मन खुश हो जाता है। और आप लोग तो। मिंटू बोला, हाँ यार राधिका, छोड़ो वो सब और नीचे से हम सब के लिए कुछ खाने के लिए लाओ। और मुझे मीठी से अकेले में कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, तो अब सब लोग बाहर जाओ। सोनी बोली, तुम्हें ऐसा भी क्या ज़रूरी बात करना है जो हम सबको बाहर भेज रहे हो? मिंटू बोला, है, अभी नहीं बता सकता, तुम सब जाओ। सोनी बोली, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, जो करना है कर लो। ऐसे ही आधे घंटे बहस होती रही। आखिर में राधिका, अभय, अंकुर बाहर चले गए। बाकी सोनी और मिंटू रुद्राक्षी के पास अभी भी बहस कर रहे थे। रुद्राक्षी अब एकदम से बोली, अभी चुप यार, कब से पका रहे हो? अब एक वर्ड भी बाहर निकला ना तो महादेव कसम सर फोड़ दूंगी तुम दोनों का। मतलब हद होती है यार, यहाँ मैं परेशान हूँ कि आगे क्या करना है, और एक तुम दोनों हो जो मुझे बस परेशान करके रखे हो। सोनी, मिंटू एक साथ बोले, मीठी क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है, हम किसी को बुलाएं? रुद्राक्षी बोली, नहीं यार ठीक हूँ मैं कुछ और सोच रही थी। मिंटू बोला, लेकिन मीठी जल्दी कुछ सोचो यार, नहीं तो मेरी बारात उठने से पहले कविता की डोली उठ जाएगी और फिर उसके बाद का सोचो। मैं इसी गली में भटकता रहूँगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? सोनी बोली, ये कविता कौन है बे, और उसकी डोली और तुम्हारे बारात से क्या मतलब है? रुद्राक्षी बोली, लो भाई, अभी ने भी समझाओ सारा मैटर। तुम साले ना हो ही एक नंबर के चोरकट, एक काम भी सही से हुआ नहीं और बारात निकालने में लग गए सबकी। मिंटू ने सुना तो मुंह बना लिया। सोनी बोली, मतलब मीठी को भी पता है और बाकी सबको भी पता होगा, बस मुझे ही नहीं पता। आज समझ आया, तुम सब मुझे दोस्त मानते ही नहीं हो। रुद्राक्षी बोली, बस कर यार, यहाँ इसके कविता की डोली उठने वाली है और एक तुम हो अपना रोना लेकर बैठी हो। चलो मेरा फ़ोन कहाँ है, ढूंढ कर लाओ। मिंटू उसका फ़ोन ढूंढते हुए बोला, यहाँ तो कहीं नहीं मिल रहा है। रुद्राक्षी बोली, मतलब अम्मा के पास है, जाओ मांग कर लाओ, बोल देना मैंने मांगा है। मिंटू बोला, मैं जाऊँ काकी से मांगने? रुद्राक्षी बोली, हाँ तो काम किसका है, तुम्हारा ना तो तुम ही ना जाओगे? सोनी बोली, डरपोक कहीं का, एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल जाओ मिंटू, आज दिखा दो कि तुम रुद्राक्षी के दोस्त हो। मिंटू बोला, नहीं, मैं काकी से नहीं मांगने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक दरवाजे से आते हुए नंदिनी जी बोली, मीठी क्या हो रहा है, और भाभी ने आराम करने को बोला है ना, तो फिर बेटा इतनी लापरवाही क्यों करती हो हमेशा? पीछे से आराध्य भी था जो उसे ही देख रहा था। सोनी बोली, काकी आप बात कीजिए, हम दोनों आते हैं, और मिंटू का हाथ पकड़कर बाहर लेकर चली गई। नंदिनी ने कुछ देर तक उससे बात की, फिर सिर पर हाथ रखकर आराध्य को रुकने को बोलकर बाहर चली गई। आराध्य उसके पास बैठते हुए बोला, तो यही आराम हो रहा था सबके साथ? रुद्राक्षी उसे अपने करीब आने को बोल उसके गोद में सर रखकर उसे देखते हुए बोली, जब सुकून पास ना हो तो मन को शांति नहीं मिलती, बताया नहीं किसी ने आपसे? आराध्य उसके सर पर हाथ रखकर उसे देखते हुए बोला, तो अगर आपको सुकून चाहिए तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। रुद्राक्षी बोली, इसलिए तो अभी बस इसी से काम चला रही हूँ। आराध्य बोला, माँ पापा बात करना चाहते हैं अंकल आंटी से हमारी शादी के बारे में। रुद्राक्षी आंखें बंद करके बोली, पता चला मुझे भी। आराध्य बोला, तो? रुद्राक्षी बिना आंखें खोले उसकी कमर में हाथ लपेटते हुए बोली, मुझे सुकून चाहिए।
आराध्य उसके बालों को चूमते हुए बोला, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, इतना ज़्यादा मुझे परेशान करने के लिए। कुछ देर बाद अंकुर अंदर आते हुए बोला, मीठी, लेकिन जैसे ही देखा तो पलट कर बोला, सॉरी। रुद्राक्षी वैसे ही बोली, आजा नौटंकी। अंकुर अंदर आते हुए बोला, मतलब अब तुम्हें मुझसे शर्म भी नहीं आ रही है? रुद्राक्षी बोली, ज़्यादा बकवास मत कर, समझा, और इसमें शर्म वाली कौन सी बात है यार? अंकुर उसके गाल खींचकर, बस ऐसे ही खुश रहना तुम दोनों। आराध्य बोला, वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ हो तो बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी सब भी आते हुए, हम भी आ ही रहे थे। राधिका बोली, मीठी ये ले दूध, काकी ने दिया है, और आराध्य ये आपके लिए जूस। रुद्राक्षी ने सुना तो अंकुर की तरफ देखने लगी, फिर दोनों ही हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाई दे दिए। रुद्राक्षी अब बैठने लगी तो आराध्य उसे पकड़ कर बैठाते हुए बोला, मीठी आराम से, पता है मेरा मजाक बना रही हो, और उसे अच्छे से बेड से टिकाकर बैठा दिया। रुद्राक्षी ने एक नज़र आराध्य को देखा, फिर राधिका से बोली, एक काम करो, इसका अभिषेक पंडित जी को दो, वही संभाल सकते हैं इसे, ये मेरे बस का नहीं है, और जूस का गिलास उठाकर पीने लगी। आराध्य धीरे से बोला, मीठी ये क्या था? राधिका बोली, अब पंडित जी कहाँ से ढूंढने जाऊँ मैं, ज़रा बताओ तो। अंकुर अभय उसकी बात सुनकर आराध्य की तरफ देखने लगे। आराध्य बोला, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। राधिका बोली, आराध्य डोंट वरी, वो पंडित जी को बोल रही थी, आपको नहीं। उसकी बात सुनकर अंकुर अभय हंसने लगे और आराध्य रुद्राक्षी को घूरने लगा। राधिका बोली, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या जो आप लोग हंस रहे हो? अंकुर बोला, नहीं, तुमने एकदम सही बोला है, वैसे ये दूध पंडित जी को तुम चढ़ा दोगी या मीठी, ये कन्फर्म कर लेना। आराध्य उठते हुए बोला, मुझे शायद माँ बुला रही हैं। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर, कोई माँ नहीं बुला रही है, और हाँ, इनको पंडित जी सिर्फ मैं बुला सकती हूँ, कोई और नहीं, समझे तुम लोग? अंकुर बोला, बिल्कुल, हम पंडित जी नहीं बुलाएंगे, क्यों अभय? राधिका बोली, यार आखिर ये मैटर क्या है? अंकुर उस दिन दूध की बात सबको बता दिया तो सब रुद्राक्षी को देखने लगे। राधिका बोली, और ये पंडित जी कौन है? अंकुर ने आराध्य की तरफ इशारा किया तो राधिका बोली, मीठी इतना अच्छा नाम है, और तू? आराध्य बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्राक्षी आराध्य के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अगर अब सबका हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? सबने एक साथ बोला, बिल्कुल। रुद्राक्षी बोली, तो राधिका हनीमून पर घूमने कहाँ जा रही हो? राधिका बोली, मीठी अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। रुद्राक्षी अंकुर को देखते हुए बोली, अंकुर कल तक टिकट और सारी फॉर्मेलिटी कर देना, इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है। अंकुर बोला, हो जाएगा। राधिका बोली, मीठी ये क्या बात हुई? रुद्राक्षी अंकुर का फ़ोन लेकर एक नंबर डायल करते हुए बोली, कल शर्मा चाचा के यहाँ भेज देना, बाकी का हम देख लेंगे, बोलकर फ़ोन रख दिया और मिंटू को देखते हुए बोली, सा कल तक तेरा काम हो जाएगा, लेकिन अब खुद को तैयार कर लो बेटा, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। मिंटू बोला, कर लूँगा यार, बस एक बार कविता मेरे घर आ जाए। अंकुर हंसते हुए बोला, हो जाएगा सरकार, और रुद्राक्षी को देखकर बोला, मीठी अब तुम आराम करो, हम चलते हैं, और राधिका चलो पैकिंग कर लो, क्योंकि कल फिर मुझे कुछ मत बोलना। राधिका उठते हुए बोली, मीठी ये तुमने ठीक नहीं किया। रुद्राक्षी आंखें बंद करते हुए बोली, जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर देना। अभय बोला, आराध्य चलना है या फिर? बोलकर उसे देखने लगा। सोनी, मिंटू, अंकुर बाहर चले गए। राधिका अभय का हाथ पकड़कर, चलिए आप, वो आ जाएंगे, बोलकर अभय को लेकर बाहर चली गई। कुछ देर शांति के बाद आराध्य एकदम से बोला, मीठी मुझे शादी करनी है। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, और वो खुशनसीब है कौन, जरा बताइए तो। रुद्राक्षी के सवाल पर आराध्य उसे देखते हुए बोला, है कोई, अभी नहीं बता सकता, तुम अभी आराम करो, मैं कल आकर मिलता हूँ, और उठकर जाने लगा तो रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर कुछ देर तक उसे देखने के बाद बोली, जाइए, और हाथ छोड़ दिया। आराध्य वापस आया और उसका सर चूम कर बोला, अपना ध्यान रखना, जल्दी आता हूँ, और जल्दी से बाहर निकल गया। रुद्राक्षी ने देखा उसके पास उसका फ़ोन भी नहीं था तो वापस से करवट लेकर सोने लगी। कुछ देर बाद वैसे ही उसे नींद आ गई। आराध्य नीचे आया और नंदिनी जी को लेकर अपने घर के लिए निकल गया। नंदिनी उसे देखते हुए बोली, तो अभी भी शादी करनी है या ऐसे ही रहना है? आराध्य सामने देखते हुए बोला, आपकी और महादेव की जैसी मर्जी, इन सब में कौन होता हूँ मैं कुछ भी बोलने वाला? नंदिनी जी बोली, अच्छा जी, अब मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? कुछ दिन पहले बोला था तो मुझे नहीं करनी, शादी वादी की रट लगा रखी थी, और जब उधर से ग्रीन सिग्नल मिल गया तो आपकी मर्जी, लेकिन मैंने और भाभी ने डिसाइड किया है कि शादी 1 साल बाद ही करेंगे, ठीक है ना? आराध्य तेज से ब्रेक लगाते हुए बोला, माँ ये क्या बोल रही हैं आप?
क्या आपको बहू नहीं चाहिए? भाभी तो भाई के साथ चली गई और बस बीच बीच में कुछ दिनों के लिए ही यहाँ आती हैं, तो कम से कम हमारे यहाँ रहने के लिए भी तो कोई चाहिए कि नहीं, जो आपसे बात कर सके, और भी बहुत कुछ। नंदिनी जी बोली, अच्छा तो तू उसे बस घर में रखने के लिए लाना चाहता है? आराध्य बोला, नहीं, मेरा मतलब। फिर उन्हें देखते हुए बोला, आप मुझे बातों में उलझाइए मत। नंदिनी बोली, घर चलो, वहीं बात करेंगे। आराध्य ने हाथ सर में हिलाकर गाड़ी स्टार्ट कर दिया। कुछ देर में दोनों लोग घर पहुंचे। बलदेव जी ऑफिस से आ चुके थे और हॉल में बैठकर न्यूज़ देख रहे थे, तो नंदिनी भी जाकर वहीं बैठ गई और उनसे बात करने लगी। आराध्य अपने रूम में चला गया। दूसरे दिन सुबह 5 बजे रुद्राक्षी घाट पर बैठी सामने देख रही थी कि पीछे से अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रुद्राक्षी बोली, आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? आराध्य उसके बगल में बैठते हुए बोला, हवाओं को भी ये खबर हो जाती है कि आप यहाँ हैं, और मैं तो फिर भी इंसान हूँ, वो भी आपसे जुड़ा हुआ, तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? वैसे एक बात पता है, मैं जब भी यहाँ आता था तुम्हारे होने का एहसास मुझे यहाँ अक्सर होता था, लेकिन जब भी ढूंढता था तुम मुझे कहीं नहीं दिखाई देती थी। फिर ये सिलसिला मेरे साथ रोज़ होने लगा, लेकिन तुम कभी नहीं मिली। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, ये सब फिर कभी डिस्कस करेंगे, आज पहले महादेव के दर्शन कर लेते हैं। आराध्य बोला, ठीक है चलो, और उठकर खड़ा हो गया। रुद्राक्षी ने अपना हाथ उसके सामने कर दिया तो आराध्य उसे उठाते हुए बोला, पता है कल मैं क्या बोल रही थी? रुद्राक्षी बोली, वो तो आपको पता होगा ना, मुझे कैसे पता होगा कि माँ क्या बोल रही थी? आराध्य बोला, वही तो बता रहा हूँ, बोल रही थी कि उनका और आंटी का मन है 1 साल बाद हमारी शादी करने का। रुद्राक्षी बोली, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आराध्य उसे देखते हुए बोला, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? रुद्राक्षी बोली, नहीं, जब उनकी मर्जी होगी तो कर देंगे शादी, वैसे भी मिलने से तो नहीं रोक रहे हैं ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराध्य बोला, सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? रुद्राक्षी सामने से आ रहे महापंडित जी को हाथ जोड़कर बोली, प्रणाम महापंडित जी, अब कैसे हैं आप? महापंडित जी उसके सर पर हाथ रख कर बोले, सब भोले की कृपा है, और सुबह सुबह इधर कहाँ, आज नींद कैसे खुल गई? आराध्य ने सुना तो दूसरी तरफ मुँह करके हंसने लगा। रुद्राक्षी बोली, वो अम्मा चाहती थी कि आज शुभ दिन है तो महादेव के दर्शन हो जाएं तो सही रहेगा, काफ़ी टाइम हो गया था दर्शन किए, तो बस वही करने जा रहे हैं। महापंडित जी आराध्य को देखकर रुद्राक्षी से बोले, और आराध्य बेटे को भी साथ में दर्शन करवाने का इरादा है क्या? आराध्य उनके पैर छूकर, जी महापंडित जी, मैंने सोचा मैं भी साथ में महादेव के आशीर्वाद ले लूँ। महापंडित जी उसके सर पर हाथ रखकर, चलिए अच्छा किया, जाइए आशीर्वाद ले लीजिए। और फिर रुद्राक्षी को देखकर बोले, बेटे आते वक्त मठ के चक्कर लगा लीजिएगा, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। रुद्राक्षी हाथ जोड़कर, जी आते हैं। तो पंडित जी चले गए और रुद्राक्षी आगे जाने लगी। आराध्य पीछे से दौड़ते हुए बोला, यार आराम से, इतना तेज कौन चलता है? रुद्राक्षी बोली, बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आ रही थी। आराध्य बोला, वो अच्छा तो ये बात है, अच्छा ठीक है, सॉरी ना यार। रुद्राक्षी बोली, नहीं चाहिए, अब तो अम्मा से बोल दूंगी, 3 साल से पहले शादी ही नहीं करनी है मुझे। आराध्य उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, सोचना भी मत, नहीं तो उठा कर ले जाऊंगा। रुद्राक्षी बोली, अच्छा वो कैसे? आराध्य एक झटके में उसे उठाते हुए बोला, ऐसे, और अब तो महादेव के पास ऐसे ही ले जाऊंगा। रुद्राक्षी उसके गले में हाथ फंसाते हुए बोली, मैं भी यही चाहती थी, पता है क्यों? आराध्य बोला, क्यों? रुद्राक्षी बोली, क्योंकि अगल बगल की जो लड़कियां आपको ताड़ रही हैं उन्हें भी पता हो यहाँ रुद्राक्षी का रिजर्वेशन हो चुका है, इस पर अपनी निगाहें न डालें। आराध्य बोला, अच्छा तो जलन हो रही है? रुद्राक्षी बोली, जी नहीं, अपनी चीज़ का हिफाजत कर रही हूँ। आराध्य बोला, सच में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। कुछ देर में दोनों महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। आराध्य हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, बहुत मुश्किल से आपकी कृपा से मुझे ये आशीर्वाद मिला है, मेरी बस यही विनती है, इसे कुछ ना हो और हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। 10 मिनट बाद दोनों बाहर आए तो आराध्य बोला, क्या मांगा महादेव से? रुद्राक्षी बोली, कुछ नहीं। आराध्य बोला, ऐसे कैसे कुछ नहीं, कुछ तो मांगा होगा। रुद्राक्षी बोली, नहीं, कुछ नहीं मांगा, क्योंकि बिना मांगे ही हमेशा सब कुछ मिल गया, और जब भी मिला पहले से ही कुछ ज़्यादा ही मिला, इसलिए बस थैंक यू बोला था, जो भी दिया उसके लिए। फिर उसे देखकर बोली, सब कुछ खोकर मिलना हर किसी के किस्मत में नहीं होता, लेकिन मैंने तो सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया, और इस बार तो आपको भी पा लिया। आराध्य उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, मैं तो हमेशा से तुम्हारा था, बस हर बार वक्त सही नहीं होता था। रुद्राक्षी बोली, शायद, और आगे बढ़ गए।
कुछ दूर पर सामने से आते हुए एक लड़के ने बोला, दी आपको स्वामी जी बुला रहे हैं। रुद्राक्षी आराध्य को देखते हुए बोली, आप गाड़ी में बैठिए, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। आराध्य बोला, जल्दी आना, बोलकर चला गया और रुद्राक्षी उस लड़के के साथ चली गई। कुछ देर में रुद्राक्षी स्वामी जी से मिलकर बाहर आराध्य के पास आई तो वो गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था। रुद्राक्षी को आते हुए देखा तो दरवाज़ा खोल दिया। रुद्राक्षी आकर बैठ गई तो वो भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और दोनों निकल गए। काफ़ी देर हो गया लेकिन रुद्राक्षी कुछ नहीं बोली, किसी गहरी सोच में गुम लग रही थी। आराध्य बोला, मीठी क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रुद्राक्षी का ध्यान उसकी बातों से टूटा, फिर उसे देखते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आराध्य बोला, सच में ना, कोई बात नहीं है। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर सर कंधे से लगाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी थकान लग रही है। आराध्य बोला, तो क्या खाना है? रुद्राक्षी बोली, जो आप प्यार से खिला दें। आराध्य बोला, ठीक है, तो चलो आज तुम्हें यहाँ की बेस्ट कचौरी और रसमलाई खिलाता हूँ। और कुछ दूर पर आकर गाड़ी साइड रोक दिया। दोनों उतरकर नीचे आए। तब तक कुछ दूर पर किसी से बात करते हुए अंकुर देखा। रुद्राक्षी का ध्यान उस पर गया तो उसे देखते हुए बोली, ये अंकुर यहाँ क्या कर रहा है और उसके सामने कौन है? आराध्य बोला, रुक जाओ, मैं बुलाता हूँ। रुद्राक्षी बोली, और चेयर पर बैठने लगी कि पीछे से आराध्य को किसी ने तेजी से धक्का दिया, लेकिन रुद्राक्षी ने आगे बढ़कर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अचानक से ऐसा होने से दोनों की धड़कनें बढ़ गईं। 2 मिनट बाद रुद्राक्षी उससे दूर होते हुए बोली, चोट तो नहीं लगी? आराध्य एक गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे रहते मुझे कुछ हो सकता है? रुद्राक्षी बोली, जीते जी तो नहीं, मरने के बाद गारंटी नहीं दे सकती। बोलकर जाने को हुई कि आराध्य उसे अपनी तरफ खींचते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, आज और अभी के बाद ये वर्ड तुम्हारे मुँह से कभी दोबारा नहीं सुनना चाहता। तब तक पीछे से अंकुर की आवाज़ आई, भाई अब रास्ता तो छोड़ दो, वैसे भी घर है हमारे पास तुम दोनों को रोमांस करने के लिए, और जहाँ तक मुझे पता है कमरे भी अच्छे खासे बड़े हैं, तो तुम लोग। रुद्राक्षी आराध्य से दूर हटकर अंकुर को देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू समझ रहा है। अंकुर बोला, अजी मैं कहाँ कुछ समझ रहा हूँ, मैं तो जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। आराध्य बोला, मैं ऑर्डर करके आता हूँ, बोलकर अंदर चला गया। अंकुर और रुद्राक्षी वहीं बाहर ही बैठ गए, लेकिन आराध्य के जाने के बाद भी कुछ देर तक जब रुद्राक्षी आराध्य की तरफ ही देखती रही तो अंकुर उसे देखते हुए बोला, मीठी कुछ हुआ है क्या, इतना परेशान क्यों लग रही हो? रुद्राक्षी ने एक नज़र उसे देखा, फिर आराध्य को देखते हुए बोली, कभी कभी बहुत डर लगता है यार, बहुत कुछ खोया है, अब फिर से कुछ खोने की हिम्मत नहीं है। अगर फिर कभी ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं बता ही नहीं सकती कि मैं क्या करूँगी। अंकुर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूँगा कभी भी। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी उसे पहले उसे मेरे ऊपर आना होगा। आराध्य ने आते हुए रुद्राक्षी के हाथ पर अंकुर का हाथ देखा तो उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, फिर इग्नोर करके रुद्राक्षी के पास ही बैठ गया। अंकुर आराध्य को देखते हुए बोला, वैसे तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्राक्षी बोली, कुछ नहीं, बस महादेव के दर्शन करने गए थे। अंकुर बोला, दर्शन या महादेव से सिफारिश करने की तुम दोनों की शादी के लिए सब लोग जल्दी से मान जाए, क्यों आराध्य? आराध्य बोला, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब मीठी चाहेगी तभी होगी। अंकुर बोला, अरे यार ऐसा कभी मत सोचना, नहीं तो इसका बस चलेगा तो बोलेगी 3 साल बाद करेगी शादी। आराध्य बोला, काफ़ी कुछ जानते हो। अंकुर बोला, वो तो है, आखिर हम बेस्ट फ्रेंड जो हैं, क्यों मीठी? रुद्राक्षी बोली, तब तक उनका ऑर्डर आ गया। तीनों ने थोड़ा बहुत खाया और आराध्य रुद्राक्षी के साथ चला गया और अंकुर अपनी गाड़ी से। आराध्य बिना कुछ बोले गाड़ी चला रहा था। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर उसे देखते हुए बोली, नाराज़ हो? आराध्य बोला, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें मेरे नाराज़ होने से? करना और बोलना तो वही है जो तुम करना चाहती हो। रुद्राक्षी उसके थोड़ा करीब आई और गाल पर किस करके बोली, सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। देख लो अब कान भी पकड़ लिया। आराध्य बोला, कोई ज़रूरत नहीं है कान पकड़ने की, मैं नहीं मानने वाला। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, तो मैं आज अम्मा से बोल देती हूँ। आराध्य उसे देखते हुए बोला, क्या? रुद्राक्षी बोली, यही कि मेरी शादी करवा दे कोई अच्छा सा लड़का देखकर। आराध्य झटके से ब्रेक मारते हुए बोला, क्या कहा? रुद्राक्षी बोली, वही जो सुनाई दिया, जब किसी को मानना ही नहीं है तो फिर? आराध्य उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या बोला, शादी करनी है? रुद्राक्षी उसका हाथ छुड़ाते हुए बोली,
बिल्कुल, अब मैं कितने दिन तक ऐसे ही भटकते रहूँगी, कभी इसके पीछे तो कभी उसके पीछे। आखिर मेरे भी कुछ सपने हैं कि कोई मुझे भी लॉन्ग ड्राइव पर ले जाए, कैंडल लाइट डिनर करवाए। और तब तक आराध्य उसके मुंह पर उंगली रख कर बोला, बस अब और कुछ नहीं, और ये जो भी सपने हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही पूरा करूँगा, किसी और के बारे में। रुद्राक्षी उसे बीच में रोकते हुए बोली, सोच भी नहीं सकती, जो भी सपने हैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही जीना चाहती हूँ, अगर इजाज़त हो तो। आराध्य उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बोला, इजाज़त ही नहीं, हक रखती हो, वो भी पूरा का पूरा, खुद से ज़्यादा खुद पर तुम्हें हक देता हूँ। रुद्राक्षी का फ़ोन बजा तो दोनों दूर हुए। रुद्राक्षी फ़ोन उठाकर, जी अम्मा बस आ रही हूँ। तब तक आराध्य ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दिया तो रुद्राक्षी आकर वापस से उसके कंधे पर सर टिका कर बोली, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? आराध्य बोला, हमेशा। आराध्य ने रुद्राक्षी को उसके घर छोड़ा और खुद अपने घर के लिए निकल गया। रुद्राक्षी अंदर आई तो संतोष जी हाल में बैठकर टीवी में न्यूज़ देख रहे थे। रुद्राक्षी पर नज़र पड़ी तो उसे अपने पास बुला लिया और उसे देखते हुए बोले, इतना देर कहाँ हो गया है बेटा? पता है तुम्हें, तुम्हारी अम्मा को अगर कुछ देर और लेट हो जाता ना तो वो तो तुम्हें घाट पर ढूंढने ही निकल गई होती। रुद्राक्षी कुछ बोलती उसके पहले ही शालिनी जी आते हुए बोली, बस आपको तो मेरी ही शिकायत करनी होती है। पता है आपको, आपकी लाडली को सुबह 5 बजे भेजा था और अभी समय कितना हो रहा है? 9 बजने वाले हैं। पूछिए तो ज़रा इतने देर से कहाँ थी? अंकुर बोला, चाची मैं बता रहा हूँ कहाँ थी, और आकर संतोष जी के बगल में बैठ गया। रुद्राक्षी ने एक नज़र उसे घूर कर देखा तो शालिनी जी के ट्रे से चाय का कप उठाते हुए बोला, चाची आप लोग नायाब। रुद्राक्षी उसे रोकते हुए बीच में ही बोली, अम्मा इसका दिमाग खराब हो गया है, आप लोग इसकी कोई बात मत सुनिए। संतोष जी बोले, लेकिन बेटा इससे पहले बोलने तो दो, उसके बाद देखते हैं इसकी बात सुननी है या फिर नहीं। रुद्राक्षी बोली, भाऊजी आप जानते हैं ना ये कितना बकवास करता है, तो बस वही सब करेगा, इसलिए बोल रही हूँ। अंकुर बोला, अरे लेकिन मेरी बात तो सुनने दो, क्या पता इसमें तुम्हारा ही कुछ भला हो जाए। और चाची आप ना इसकी किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिए और बस मेरी बात सुनिए। रुद्राक्षी उठते हुए बोली, चुप कर नालायक कहीं का, चल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंकुर बोला, लेकिन मुझे चाचा से बात करना है। तब तक रुद्राक्षी का फ़ोन बजा तो उसने फ़ोन उठा लिया और साइड होकर बात करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद आते हुए बोली, अम्मा मैं भी कुछ देर में आती हूँ, बोलकर अंकुर का हाथ खींचते हुए बाहर जाने लगी। शालिनी जी पीछे से बोली, मीठी अभी तो आई थी, अभी कहाँ जा रही हो? लेकिन तब तक वो बाहर जा चुकी थी। संतोष जी अब खुद से बोले, चलो संतोष पाठक शुरू हो जाओ मीठी की शिकायत सुनने के लिए। शालिनी जी संतोष की तरफ आते हुए बोली, इस लड़की के पैर ना 1 मिनट भी घर पर नहीं टिकते हैं, जब देखो तब बस गायब रहना है। अभी अभी आई थी और अभी अभी फिर से गायब हो गई। ये सब कुछ किया धरा ना आपका है पाठक जी, बस आप ही बिगाड़ कर रखे हुए हैं। संतोष जी बोले, लेकिन मैंने कहाँ कुछ किया है जो आप मुझे ऐसे सुनाए जा रही हैं? शालिनी जी बोली, अच्छा आपने कुछ नहीं किया तो बेटी किसकी है? आपकी ही है ना, और इस हिसाब से गलती भी सबसे ज़्यादा आपकी ही हुई। तो आगे से कुछ भी पूछने से पहले सोच लीजिएगा क्या बोल रहे हैं। संतोष जी बोले, लेकिन शालिनी वो सिर्फ हमारी अकेले की बेटी तो नहीं है, आखिर खून तो आपका ही मैच करता है। शालिनी बोली, वो सब कुछ हम नहीं जानते और आप हमें ना घुमाने की कोशिश मत कीजिए, बोलते हुए किचन में चली गई। संतोष जी सर झटक कर फिर से न्यूज़ देखने लगे। अंकुर बाहर आते हुए बोला, मीठी हुआ क्या है, इतनी जल्दी में कहाँ जाना है तुम्हें? रुद्राक्षी बोली, मिंटुआ के घर चलो, वो कविता के बाबूजी आए हैं और शर्मा चाचा से कुछ बहसबाजी हो गया है, तो शादी के लिए तो नहीं मानेंगे दोनों लोग। 2 दिन से मिंटू समझा रहा है लेकिन नहीं। अंकुर बोला, अच्छा चलो ठीक है बैठो। तो रुद्राक्षी जल्दी से आकर बैठ गई और फ़ोन पर बात करने लगी। कुछ देर में जल्दी जल्दी सब कुछ समझा कर फ़ोन रख दिया, फिर आराध्य और सोनी को मैसेज कर दिया। कुछ देर में दोनों मिंटू के घर पहुंचे तो रमेश शर्मा बरामदे में बैठे कविता के बाबूजी रमाशंकर मिश्रा से बात कर रहे थे। रुद्राक्षी जल्दी से उतरकर उनके पास जाकर बोली, नमस्ते चाचा, कैसा है घुटने का दर्द, सब ठीक तो है ना? रमेश शर्मा बोले, मीठी तुम यहाँ इस वक्त? रुद्राक्षी प्लेट का मिठाई उठाकर उन्हें खिलाते हुए, अरे बधाई हो चाचा, आपके बेटे की शादी हो गई, और दूसरी मिठाई मिश्रा जी के मुंह में डालकर सामने बैठ गई। रमेश शर्मा जल्दी से मिठाई खाते हुए बोले, मीठी तुमको ये सब किसने बताया शादी हो गई, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है, और हमारे जीते जी तो कभी भी नहीं होगा। मिश्रा जी बोले, बिल्कुल सही बोले शर्मा जी, आपके नालायक बेटे से हम नहीं करने वाले अपने बेटी की शादी।
अरे कल हमसे आकर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था और आज फिर से घाट पर घूम रहा था अपने नालायक दोस्तों के साथ। रुद्राक्षी बोली, अरे वो चाचा ज़्यादा दिमाग ना लगाओ और शादी हो चुकी है वो भी दोनों को भगाकर। अब आप लोग बैठकर अपनी राम कथा सुनाओ और मैं जा रही हूँ दोनों को हनीमून पर भेजने, समझे आप लोग। शर्मा जी बोले, मीठी ये क्या बोल रही हो, अगर ऐसा कुछ किया ना तुमने तो अभी हम फ़ोन करते हैं पाठक जी को। रुद्राक्षी बोली, हाँ तो कीजिए ना, और शादी तो हो चुकी है। और फिर मिश्रा जी को देखते हुए बोली, और आप चाचा क्या बोला आपने, लड़का नालायक है, देखिएगा 1 साल में 4-4 होटल का मालिक बनेगा, तब आइएगा बात करने। और मैंने बोला इज्जत से शादी कर दो, लेकिन नहीं, आप दोनों को तो चुल मची है। तो अब मुझे भी कुछ नहीं करना है, अगर फिर भी इच्छा है तो आ जाइएगा आशीर्वाद देने दोनों को, और साथ में चाची को लेते आना, खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं पर है। बोलकर किसी को कॉल करते हुए बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई और अंकुर को मंदिर चलने को बोल बात करने लगी। शर्मा जी उठते हुए बोले, चलिए मिश्रा जी जरा देखा जाए तो आखिर मैटर क्या है। 10 मिनट बाद अंकुर ने गाड़ी रोकी तो बैंड बाजे की आवाज़ और सामने शादी का पूरा माहौल लग रहा था। अंकुर बोला, मीठी ये क्या है, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गए ना। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए बोली, एकदम सही जगह पर आए हैं, अंदर चलो। और दोनों अंदर आए तो मिंटू और कविता सामने मंडप में बैठे थे और उनके साथ सोनी और आराध्य के साथ कुछ और लोग भी खड़े थे। रुद्राक्षी अंकुर का हाथ छोड़कर आराध्य के पास आते हुए बोली, थैंक यू, आपने सब संभाल लिया। अंकुर को आज ना जाने क्यों थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर वो सर झटक कर उनके पास आते हुए बोला, आखिर ये सब कब हुआ यार, मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं। आराध्य रुद्राक्षी का हाथ पकड़कर उसे देखते हुए बोला, कुछ देर पहले ही, तुम ज़्यादा लेट नहीं हुए हो। अंकुर बोला, लेकिन शादी के बाद का क्या। रुद्राक्षी बोली, इन्हें कुछ दिन अपना हनीमून एंजॉय करने दो, फिर यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी खत्म हो चुका है, उसी में बाहर का सारा साइड मिंटू ही देखेगा। अंकुर बोला, वो सब तो ठीक है मीठी, लेकिन चाचा मानेंगे क्या ये सब कुछ। रुद्राक्षी बोली, धीरे धीरे मान जाएंगे, अभी शादी एंजॉय करो और उन्हें भी करने दो। कुछ देर में दोनों की शादी संपन्न हुई। तब तक शर्मा जी और मिश्रा जी, शालिनी, संतोष जी और अगल बगल के कुछ लोग भी आ गए। रुद्राक्षी बोली, यार ये अम्मा बाबू जी यहाँ क्यों आए हैं। आराध्य बोला, आशीर्वाद देने, और क्या करने, और मैं क्या बोल रहा हूँ, हम भी कर लेते हैं इसी मंडप में शादी। रुद्राक्षी बोली, पहले तो मेरे भागने का जुगाड़ कीजिए पंडित जी, नहीं तो सारी इज्जत का कबाड़ बन जाएगा मेरे। और धीरे धीरे साइड होते हुए मिंटू को कुछ इशारा करके बाहर निकल गई। पीछे पीछे आराध्य भी बाहर निकल गया। शालिनी जी पूरे हाल में नज़र घुमाते हुए बोली, मीठी तो कहीं नहीं दिख रही है, और शर्मा भाई साहब बोल रहे थे कि ये सब कुछ मीठी ने किया है, तो वो है कहाँ। संतोष जी बोले, शालिनी मीठी कहीं दिख रही है क्या आपको। शालिनी जी बोली, आपको दिख रही है जो मुझे दिखेगी, किसी के पास कोई काम तो होता नहीं है, जब देखो तब बस मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। संतोष जी बोले, हे महादेव, ऐसे दिन भर इनकी बेटी, और अगर कुछ कर दे तो फिर हमारी बेटी। मिंटू आगे बढ़कर सबसे पहले संतोष जी के पैर छूकर बोला, चाचा आशीर्वाद दीजिए। संतोष जी बोले, खुश रहो, और कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए। शालिनी जी के पैर छुआ तो शालिनी कविता को अपने गले का चैन पहनाकर मिंटू को देखते हुए बोली, वैसे तो ये बहुत नालायक है, लेकिन उतना ही भोला भी, ख्याल रखना इसका। तो कविता ने सर हाँ में हिला दिया। मिंटू और कविता सबका आशीर्वाद लेने के बाद जब शर्मा जी के पास पहुँचे तो शर्मा जी दूर हटते हुए बोले, आज से तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मिश्रा जी बोले, हमसे भी तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं, आज के बाद तुम दोनों हमारे लिए। रुद्राक्षी बीच में उन्हें रोकते हुए बोली, वो बस बस सुन लिए हम सब, आगे कुछ ना बोलिए चाचा, नहीं तो बवाल हो जाएगा। शांति से सोचे आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन नहीं, आपको तो वो भी मंजूर नहीं है। हमें भी कोई दिक्कत नहीं और नहीं चाहिए आपका आशीर्वाद, समझे। और फिर मिंटू के अम्मा की तरफ देखकर बोली, और चाची तुम तो हमेशा यही चाहती थी ना, तो आज क्या दिक्कत है। कमला देवी बोली, मीठी हम क्या कहें, हम तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन। रुद्राक्षी बोली, छोड़ो, आप जाओ अपने पति के साथ। और मिंटू के पास आते हुए बोली, मिंटू ये लो और जाओ, तुम दोनों का 1 महीना पूरा कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल सब घुमाओ। तब तक मैं यहाँ रहने का सारा इंतजाम कर दूँगी, तुम यहाँ की थोड़ी सी भी चिंता मत करना, समझे। जाओ एंजॉय करो, जिसको मानना है माने, नहीं मानना तो उसकी मर्जी। शर्मा जी बोले, देख रहे हैं पाठक जी, सब किया धरा आपकी बेटी का है, अब ने तो करनी नहीं है और दूसरों की ज़बरदस्ती शादी करवा रही है। मिंटू बोला, बाबूजी जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलिए, मीठी के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगा मैं, और जो किया है ना सब कुछ मैंने किया है, प्यार भी और शादी भी। शर्मा जी बोले, हाँ हाँ तू क्यों सुनेगा, तुझे जो चाहिए वो मिल गया ना, तो फिर।
और गुस्से में वहाँ से चले गए। उनके पीछे पीछे कमला जी और मिश्रा जी और कुछ लोग और थे, वो भी चले गए। आराध्य बोला, मीठी अब क्या होगा, माहौल काफ़ी सेंटी हो गया है। रुद्राक्षी बोली, सब मैं ही बताऊं, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी अम्मा का ध्यान आएगा ना तो पक्का मुझे मारेंगे। आराध्य बोला, मिंटू चलो पैकिंग कर लो, शाम को ट्रेन है तुम्हारी। शालिनी जी रुद्राक्षी के पास आते हुए बोली, मीठी ये सब किसका किया धरा है। रुद्राक्षी बोली, अम्मा सच्ची मिंटू प्यार करता था कविता से तो हम क्या करते, और चाचा से बात किए तो वो माने ही नहीं, तो फिर। शालिनी जी बोली, जल्दी से यहाँ का सारा काम करके घर आओ, बात करनी है तुमसे। और बिना कुछ सुने संतोष जी के साथ घर के लिए निकल गए। 2 घंटे बाद रुद्राक्षी अपने घर के हाल में सर झुकाए खड़ी थी, बाकी सब लोग अगल बगल बैठे हुए थे। शालिनी जी संतोष जी को देखकर कुछ देर बाद बोली, पंडित जी आप शादी की डेट निकालिए, अब मुझे इसकी एक भी बात नहीं सुननी है। इस लड़की को अब भाभी अपने घर लेकर जाएं, वही संभाले और आराध्य संभाले अपनी अमानत को। अब मैं और नहीं संभाल सकती इसे और इसके बढ़ते कांड। आराध्य बोला, लेकिन आंटी एक बार मीठी की बात तो सुन लीजिए। शालिनी जी आराध्य को देखकर, बेटा तुम क्यों कर रहे हो इसकी तरफदारी, और मुझे ना अब कोई बात नहीं सुननी इस लड़की की, जब देखो तब बस अपनी मनमानी करनी है। हर बार मुझे कुछ ना कुछ बोलकर अपने बातों में फंसा देती है, लेकिन नहीं। फिर संतोष जी से बोली, पंडित जी आप शादी की डेट निकलवाइए, वो भी जल्द से जल्द। संतोष जी बोले, शालिनी जी बच्चा है, हो गई गलती, अब छोड़िए भी। अब बच्चे माँ बाप के सामने गलती नहीं करेंगे तो क्या मिश्रा के सामने करेंगे। शालिनी जी बोली, क्या क्या कहा आपने। संतोष जी बोले, शालिनी जी मैं कह रहा था जाने दीजिए ना, ऐसे बच्चों को सबके सामने डांटना अच्छा लगता है। मीठी चलो सॉरी बोलो अपने अम्मा से और प्रॉमिस करो कि आज के बाद कभी भी किसी की शादी तुम बिल्कुल भी नहीं करवाओगी। फिर 2 मिनट बाद बोले, अच्छा छोड़ो जाओ आराम करो, सुबह से बस भाग दौड़, बेटा अभी अभी ठीक हुई हो, अपने बारे में ना सही अपने अम्मा के बारे में तो सोचो। जाओ अपने रूम में और आराम करो। रुद्राक्षी बिना किसी की तरफ देखे सीधे अपने रूम में भाग गई। शालिनी जी संतोष जी को लगातार घूरे जा रही थी कि ये क्या था। आराध्य ने देखा तो वो भी धीरे से बाहर निकल गया और अंकुर भी रुद्राक्षी के पीछे अपने रूम में भाग गया। अब बस शालिनी जी और संतोष जी ही बचे थे। शालिनी जी संतोष जी को देखकर बोली, अब तो आप खुश हो गए होंगे ना अपनी लाडली को बचाकर। आपकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से वो बिगड़ती जा रही है। जिस दिन कोई बड़ा कांड करेगी ना तब पता चलेगा आपको। संतोष जी थोड़ा गंभीर होकर बोले, शालिनी ऐसा कुछ नहीं होगा, नादान नहीं है हमारी बेटी जो उसे कुछ पता नहीं है। अलवर के टॉप 10 बिजनेस में नंबर 1 पर है और कुछ दिन में बनारस में भी नंबर 1 होगी। और अभी तो शुरुआत है, अभी कहाँ तक जाना है उसे, और आप उसे ऐसे डांटेंगी तो। शालिनी जी बोली, सब कुछ पता है मुझे भी, एमए पॉलिटी से किया है, अनपढ़ नहीं हूँ मैं, तो आप मुझे मत सिखाइए। और जो बोल रही हूँ ना उसके भलाई के लिए बोल रही हूँ। जब भी बाहर निकलती है ना जाने कितने दुश्मन उसके पीछे लगे होते हैं, हमेशा एक डर सा बैठा होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ वो भी अब जल्द से जल्द शादी कर ले, और जब लड़का पसंद है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। संतोष जी बोले, प्रॉब्लम ये है कि हम मीठी को फोर्स नहीं करेंगे, जब उसका मन होगा हम कर देंगे, बाकी अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बोलकर बाहर चले गए। और शालिनी जी किचन में। रुद्राक्षी वैसे ही अपने बिस्तर पर आकर गिर गई। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। आराध्य अपने ऑफिस चला गया और शाम को अंकुर मिंटू और कविता को छोड़ने स्टेशन आ गया। मिंटू अंकुर को देखते हुए बोला, मीठी नहीं आई। अंकुर बोला, भाई तू जा अपना हनीमून एंजॉय कर, उसे सुबह की बहुत डांट पड़ी है तो अभी तक सो रही थी, बाद में वो तुझसे बात कर लेगी। मिंटू बोला, सॉरी यार मेरे वजह से इतना सब कुछ हो गया। अंकुर उसके कंधे पर हाथ रखकर, कुछ नहीं हुआ है और हम दोस्त किस लिए हैं, तो जाओ और बेस्ट ऑफ लक फॉर एंड न्यू लाइफ। मिंटू बोला, थैंक यू। अंकुर बोला, कोई थैंक यू नहीं, जाओ और इन्जॉय करो। कुछ देर बाद मिंटू अंकुर को बाय बोलकर कविता को लेकर ट्रेन की तरफ बढ़ गया कि पीछे से किसी ने सीटी मारा तो कविता का हाथ छोड़कर खुश होते हुए बोला, मीठी मुझे पता था मीठी ज़रूर आएगी। सबने देखा तो रुद्राक्षी और आराध्य सामने कुछ दूर पर खड़े थे। मिंटू जल्दी से उसके पास आकर बोला, मुझे पता था तू ज़रूर आएगी, और जल्दी से उसके गले लगकर बोला, थैंक यू सो मच। सच में तुझसे मिले बिना जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, अगर तू नहीं आती तो। रुद्राक्षी उसे अलग करते हुए बोली, बस 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 मेरे लाल, और तू ना हनीमून पर जा रहा है, कोई स्कूल नहीं समझा, तो जा और इन्जॉय कर। मिंटू बोला, थैंक यू, मुझे मेरी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, तेरे बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। रुद्राक्षी बोली, बेटा अगर एक बार और थैंक यू बोला ना तो सच में लात खा जाएगा, इसलिए जल्दी से निकल जा और कविता का ध्यान रखना, वहाँ जाकर किसी और के चक्कर में मत पड़ जाना।
आराध्य मिंटू के कंधे पर हाथ रख कर बोला, आओ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और उसे साइड ले जाकर कुछ समझाने लगा। रुद्राक्षी अंकुर को देखकर बोली, ये क्या हो रहा है, वो भी साइड में ले जाकर। अंकुर अपने कंधे उचका कर बोला, तुम्हारा ही है, तुम ही पूछ लेना, क्या सीक्रेट बता रहा है। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। अंकुर बोला, अब दोस्तों को कौन पूछने वाला है। रुद्राक्षी बोली, अनु अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अंकुर बोला, छोड़, अब बोलना ही बेकार है, और दूसरी तरफ जाने लगा तो रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, यार हमेशा से तू भी तो यही चाहता था ना, तो प्रॉब्लम क्या है, और आराध्य से तुझे कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दे। अंकुर बोला, मीठी तुझे नहीं लगता इस बार तूने मुझसे एक बार भी बात नहीं किया है। रुद्राक्षी बोली, तो टाइम ही कहाँ मिला बात करने का, चल ठीक है रात को बात कर लेंगे, ठीक है। अंकुर बोला, ठीक है याद रखना, बोलकर दूसरे साइड पानी का बॉटल और कुछ खाने को लेने चला गया। आराध्य ने देखा लेकिन फिर से सब कुछ इग्नोर करके मिंटू से बात करने लगा। कुछ देर बाद सब लोग मिंटू और कविता को छोड़कर आराध्य और रुद्राक्षी एक गाड़ी से और अंकुर अपनी गाड़ी से घर के लिए निकल गया। आराध्य गाड़ी चलाते हुए सामने देखकर बोला, अंकुर क्या बोल रहा था। रुद्राक्षी ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने फ़ोन में देखते हुए बोली, उससे बात नहीं हो पा रही, वही शिकायत कर रहा था कि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आराध्य बोला, रुद्राक्षी बोली, वैसे पंडित जी आपको जलन तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो बोलकर उसे देखने लगे। आराध्य उसे देखते हुए, और अगर मैं कहूँ हो रही है तो। रुद्राक्षी बोली, तो एक काम कीजिए, घर जमाई बन जाइए। आराध्य फिर से गाड़ी चलाते हुए बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बस जमाई बनना है, चाहे घर जमाई हो या फिर बाहर जमाई। रुद्राक्षी अचानक से बोली, गाड़ी रोकिए, जल्दी गाड़ी रोकिए। आराध्य हड़बड़ी में जल्दी से साइड में गाड़ी रोका, तब तक रुद्राक्षी बगल की सीट से गायब हो गई। आराध्य अगल बगल देखते हुए बोला, यार अब कहाँ गई ये लड़की, क्यों हमेशा आफत बनी रहती है, और उसे ढूंढते हुए जल्दी से बाहर निकल गया। आराध्य गाड़ी से बाहर आया तो सामने रुद्राक्षी कुछ बच्चों से बात कर रही थी। आराध्य उसके पास आकर बोला, मीठी क्या हुआ। रुद्राक्षी बोली, वो मुझे कुछ काम है, आपको अगर कोई ज़रूरी काम है तो चले जाइए, मैं कुछ देर बाद घर चली जाऊंगी। आराध्य बोला, मीठी बात क्या है, और वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो बताओ ये क्या है। रुद्राक्षी बोली, मुझे इन सब को लेकर शिवेंद्रालय जाना है, मैं इन्हें यहाँ रोड पर नहीं छोड़ सकती। आराध्य बोला, चलो तुम रास्ता बता देना, मैं सबको लेकर चलता हूँ। रुद्राक्षी सबको गाड़ी में पीछे बैठने को बोल आगे आकर आराध्य के पास बैठ गई। चारों बच्चे जाकर पीछे बैठ गए। आधे घंटे बाद सब लोग एक बड़े से गेट के बाहर खड़े थे, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था शिवेंद्रालय। रुद्राक्षी बाहर निकली और सारे बच्चे भी बाहर आ गए। आराध्य बाहर निकलकर सामने देखते हुए बोला, मीठी ये किसका है, और सारे बच्चों को लेकर यहाँ क्यों आई हो। रुद्राक्षी अंदर जाते हुए बोली, आइए आपको किसी से मिलवाना है। फिर बच्चों को देखकर बोली, आप सबको भी तो मिलना है ना अपने फ्रेंड से। तो सबने एक साथ हाँ में सर हिला दिया। तो वो अंदर चली गई और उसके साथ साथ आराध्य भी पीछे पीछे अंदर गया। वो आज पहली बार यहाँ आया था। सब कुछ काफ़ी खूबसूरत था। अंदर एक बड़ा सा ग्राउंड था, काफ़ी बच्चे अंदर खेल रहे थे और सारे स्टाफ भी अपना अपना काम कर रहे थे। सब रुद्राक्षी को ग्रीट कर रहे थे। रुद्राक्षी एक बूढ़े से आदमी जिनकी उम्र 65-66 साल रही होगी, उन्हें कुछ समझा कर सारे बच्चों को उनके साथ भेज दिया और अपने आराध्य के साथ आगे बढ़ गई। आराध्य अभी भी कंफ्यूज होकर बस इधर उधर देखे जा रहा था। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर एक बड़े से रूम में ले गई, जहाँ काफ़ी सारी तस्वीरें लगी हुई थी। आराध्य बोला, मीठी ये क्या है और ये सब लोग कौन हैं। रुद्राक्षी एक तस्वीर पर आकर सामने देखते हुए बोली, ये डैड की तस्वीर है। और फिर बगल में एक औरत को दिखाते हुए बोली, और ये मॉम है, सुंदर है ना। डैड ने लव मैरिज किया था, जानते हैं। जब भी मैं आने को बोलती और डैड मना करते तो मैं हमेशा बोलती, मैं यहीं किसी से लव मैरिज कर लूँगी, तब आपको पता चलेगा। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे, आपको वहाँ कोई कभी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जो खुशबू हमारी मिट्टी में है वो कहीं नहीं। आराध्य उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, तो जो खुशबू हमारी मिट्टी में है वो सच में कहीं नहीं है। कुछ देर तक रुद्राक्षी उसे बाकी सारी तस्वीरों के बारे में बताती रही और आराध्य चुप होकर उसे सुनता रहा। आधे घंटे बाद किसी ने दरवाज़ा नॉक किया तो आराध्य रुद्राक्षी से दूर होकर सामने देखा तो एक 17-18 साल का लड़का खड़ा उसे घूर रहा था। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, हाँ निशी बोलो। निशी आराध्य को देखकर रुद्राक्षी से बोला, दी वो काकी बुला रही हैं आपको, बोली हैं आज मिलकर जाइएगा, उन्हें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। रुद्राक्षी बोली, चलो आ रही हूँ। निशी बोली, दी ये कौन है। रुद्राक्षी बोली, कौन, किसकी बात कर रहे हो।
निशी ने आराध्य की तरफ इशारा किया तो रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, ये तो। आराध्य ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर सरना में हिलाया क्योंकि वो उसकी आंखों में शरारत देख चुका था। रुद्राक्षी बोली, ये मेरे नए बॉडीगार्ड हैं, अच्छे हैं ना? निशी बोली, नहीं, मुझे नहीं पसंद आए। और ये आपके इतना पास क्यों खड़े हैं? अंकुर भैया नहीं आए? रुद्राक्षी बोली, वो किसी और दिन आ जाएगा। और उसकी तरफ बढ़ने को हुई कि आराध्य उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। रुद्राक्षी बोली, निशी तुम चलो, मैं अभी आ रही हूँ। तो निशी आराध्य को घूरते हुए बाहर चला गया। आराध्य रुद्राक्षी को अपने करीब खींचकर उसे देखते हुए बोला, अच्छा तो मैं बॉडीगार्ड हूँ, है ना? रुद्राक्षी उसके गले में हाथ डालकर थोड़ा उसके करीब होते हुए बोली, पंडित जी थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ मेरे आसपास रहने वालों को खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ सब के सब ट्रेंड है, तो मुझसे पूछेंगे भी नहीं और कांड हो जाएगा। आराध्य बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट बाद फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ। आराध्य बोला, यार अब कौन आ गया? रुद्राक्षी उससे दूर होकर सामने देखी तो 7-8 साल की लड़की दरवाजे पर खड़ी आराध्य को फिर से घूरते हुए बोली, आप दीदी से दूर रहो, निशी भैया ने बोला है आप गंदे अंकल हो, इसलिए मैं आपको देखने आई हूँ। रुद्राक्षी उसे अपने पास बुलाकर बोली, बेटा ऐसा नहीं है, और निशी को अभी पता नहीं है इनके बारे में, इसलिए बोल रहे हैं, चलो आप सबको बताती हूँ ये कौन है। और बाहर आ गई। आराध्य भी रुद्राक्षी के साथ ही बाहर आ गई। रुद्राक्षी ने इस बार आराध्य को सबसे अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाया कि वो कौन है, और ये भी बताया। तो निशी उसके पास आकर बोला, दी ने बोला है तो आप अच्छे ही होंगे, सॉरी। आराध्य ने बोला, नो यू डोंट से सॉरी बिकॉज दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, ये तो आपकी दीदी की शरारत थी, तो आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? निशी बोला, आप दी को कुछ मत बोलो। आराध्य बोला, अरे भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा आपके दी को, और आपको लगता है उनसे कोई जीत सकता है? पता है आपको वो सबको कितना परेशान करती हैं? निशी बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सबसे बेस्ट है, हम सबकी लाइफ लाइन है, और अभी ना जाने कितनों की और होंगी, इसलिए वो सबसे बेस्ट है। आराध्य सामने रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, शायद आप सही बोल रहे हो। कुछ देर बाद रुद्राक्षी के पास आकर बोला, आंटी के 10 कॉल आ चुके हैं और अब रात भी होने वाली है, तो चलना है या फिर सुबह की तरह डांट खाना है? रुद्राक्षी अब सबको बाय बोलकर और काकी को फिर से जल्दी आने को बोल आराध्य के साथ वहाँ से निकल गई। आराध्य गाड़ी चलाते हुए बोला, मीठी ये तुमने कब शुरू किया? रुद्राक्षी बोली, बस 3 साल पहले। आराध्य बोला, और ये आइडिया किसने दिया? रुद्राक्षी बोली, किसी ने नहीं, बस एक दिन कुछ बच्चे मिल गए तो मैंने उनका नाम पता पूछा तो कुछ नहीं था, माँ बाप भी नहीं थे, रास्ते पर कूड़ा बेच रहे थे, तो उन सबको बसेरा देने का मन हुआ, तो बस मॉम डैड के नाम पर यहाँ ये आलय बना दिया। जब जब भी ऐसे बच्चे मिल जाते हैं सबको उनके रहने खाने पढ़ने का सहारा दे देती हूँ, जिससे वो आगे बढ़ सके, अपना सहारा खुद बन सके, ना कि दूसरे के सहारे का इंतज़ार करें। फिर आराध्य को देखकर बोली, ठीक किया ना मैंने? आराध्य गाड़ी साइड में रोकते हुए बोला, सिर्फ ठीक बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा। फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, सच में यू आर अमेजिंग, आई लव यू फॉर माई लास्ट बीट ऑफ माई लाइफ। रुद्राक्षी बोली, बस अब घर चलिए, नहीं तो अम्मा आज ही शादी करवा देंगी हमारी, फिर हो जाएगा सारा बंटाधार। आराध्य गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी अब तो अकेले घर जाने का मन भी नहीं करता। मुझे क्या लगता है आंटी सही बोल रही हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। रुद्राक्षी बोली, नहीं अभी कुछ काम है। आराध्य बोला, अब कौन सा काम है यार? और जहाँ तक मुझे लगता है तब तक रुद्राक्षी का फ़ोन बजने लगा। रुद्राक्षी आराध्य को देखते हुए बोली, अम्मा का फ़ोन है, अब तो पक्का बैंड बजेगी, एक काम कीजिए आप ही बात कर लीजिए। आराध्य उसे देखते हुए बोला, एक शर्त पर। रुद्राक्षी बिना सुने बोली, सारी शर्त मंजूर है आपकी, आप पहले अम्मा से बचा लो। आराध्य बोला, सोच लो, बाद में ना नहीं बोल सकती। रुद्राक्षी बोली, और उसके हाथ में फ़ोन देते हुए बोली, प्रॉमिस नहीं करूँगी। आराध्य फ़ोन उठाकर एक नज़र रुद्राक्षी को देखकर बोला, आंटी वो हमारी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई थी, बस 10 मिनट में आ रहे हैं, बोलकर फ़ोन रखकर रुद्राक्षी को देते हुए बोला, बचा लिया, प्रॉमिस याद रखना। रुद्राक्षी बोली, अभी घर जाकर भी बचाना है? आराध्य बोला, लेकिन बात तो सिर्फ यही की हुई थी। रुद्राक्षी बोली, जी नहीं, बात अम्मा से बचाने की हुई थी। आराध्य बोला, लेकिन मीठी। कुछ देर बहस के बाद रुद्राक्षी सामने देखते हुए बोली, घर आ गए, और आगे का जो भी होगा मुझे नहीं पता, सब आपको हैंडल करना है, मुझे अब कुछ नहीं मालूम। आराध्य खुद से बोला,
चलो बेटा आराध्य, इनके हिस्से की डांट सुनने के लिए भी तैयार हो जाओ। रुद्राक्षी अंदर आई तो शालिनी और संतोष जी में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। रुद्राक्षी ने पीछे देखा तो आराध्य अभी तक अंदर नहीं आया था। अब उसने महादेव को याद किया और अंदर आ गई। शालिनी ने उसे देखा तो संतोष जी की तरफ देखते हुए बोली, आप ही बात कर लीजिए, हमारी तो किसी को सुननी नहीं है, बोलकर किचन में चली गई। रुद्राक्षी ने संतोष जी की तरफ देखा तो वो पलके झपका कर उसे फ्रेश होकर जल्दी से आने को बोले तो वो जल्दी से अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो आराध्य, अंकुर, संतोष जी, शालिनी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रुद्राक्षी ने एक नज़र संतोष जी को देखा तो वो उसे बैठने का इशारा किए तो वो जल्दी से आकर आराध्य के बगल में बैठ गई। शालिनी उसके प्लेट में खाना निकालते हुए बोली, आज सिर्फ और सिर्फ आराध्य की वजह से छोड़ रही हूँ, आज के बाद फिर से कभी ये सब किया तो फिर मुझे कुछ मत बोलना। रुद्राक्षी ने सर हाँ में हिला दिया और चुपचाप से खाना खाने लगी। सब लोग उसे बारी बारी देखे जा रहे थे कि इतनी शांति कैसे हो सकती है। आराध्य ने टेबल के नीचे से ही उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन फिर भी रुद्राक्षी कुछ नहीं बोली। बाकी सब भी खाना खा रहे थे। अंकुर ने एक नज़र आराध्य को देखा, फिर रुद्राक्षी को देखने लगा जो बिना कुछ बोले बस कब से खाना खा रही थी। रुद्राक्षी बिना उसे देखे बोली, घूर क्यों रहा है, आंखों से ही खा जाएगा क्या? अंकुर बोला, तुझे कैसे पता मैं तुझे घूर रहा हूँ, क्योंकि तुमने तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, वो तो तुझे अच्छे से पता है, फिर भी तू मुझसे पूछ रहा है तो बोल कर बताऊँ या फिर? अंकुर आराध्य को देखते हुए बोला, आराध्य भाई अभी से भी सोच लो, झेल लोगे ना? नहीं तो अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे या किसी और को कुछ मत बोलना। आराध्य ने रुद्राक्षी को देखा जो उसे ही देखे जा रही थी, फिर बिना कुछ बोले खाना खाते हुए बोला, अब तुम्हें भी अपनी तलाश पूरी कर लेनी चाहिए। अंकुर बोला, नहीं भाई, अभी मैं ऐसे ही खुश हूँ, मुझे किसी की तलाश पूरी नहीं करनी है। वैसे भी ये सब किस्मत की बात होती है, जिसको जो जब मिलना होता है मिल जाता है। शालिनी जी बोली, लेकिन बेटा आराध्य की बात भी सही है, अब तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अंकुर बोला, चाची अभी आप मिठी पर ध्यान दीजिए, अभी मुझे शादी में या फिर लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रुद्राक्षी बोली, तो क्या तुझे अब लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा है? अंकुर थोड़ा तेज़ बोला, मीठी। रुद्राक्षी बोली, तुमने ही तो बोला तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं क्या कहूँ, बोल तो। अंकुर बोला, यार मैंने बोला अभी इंटरेस्ट नहीं है। रुद्राक्षी कुछ बोलती उसके पहले ही शालिनी जी बीच में ही बोल पड़ी, मीठी खाना खाओ, अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। रुद्राक्षी ने सर हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद आराध्य संतोष जी की तरफ देखते हुए बोला, अंकल अब मुझे चलना चाहिए, आप पापा से बात कर लीजिएगा, कल उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। संतोष जी बोले, ठीक है बेटा तुम आराम से जाना, मैं बात कर लूँगा। फिर रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए बोले, मीठी जाओ, छोड़ दो बेटा आराध्य को बाहर तक। आराध्य सबको बाय बोलकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद रुद्राक्षी उसके पीछे आई तो आराध्य उसे साइड में खींचते हुए बोला, वैसे मैं क्या सोच रहा था कि हम भी कहीं बाहर घूम आते हैं। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, बाबूजी से अंकल को क्या बात करनी है जो उन्होंने उन्हें कल बुलाया है? आराध्य उसके तरफ झुकते हुए बोला, शायद हमारी शादी की बात करनी होगी, तुम वो सब छोड़ो और मैंने जो बोला है उसके बारे में बताओ। रुद्राक्षी बोली, अब आपको घर जाना चाहिए, काफ़ी रात हो चुकी है, हम इन सब के बारे में आराम से बात करेंगे। आराध्य बोला, ठीक है, कल शाम को हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, तैयार रहना, मैं अब कोई भी बहाना नहीं सुनने वाला। रुद्राक्षी बोली, ठीक है। आराध्य उसके गाल पर किस करके उसे बाय बोल अब जल्दी से वहाँ से निकल गया। रुद्राक्षी कुछ देर बाद अंदर आई तो शालिनी उसे अपने पास बुलाकर उसके सर में तेल लगाने लगी। संतोष जी शालिनी को देखते हुए बोले, जब शिकायत होती है तब तो आपको मेरी याद आती है, उसके बाद तो आपको पता भी नहीं होता कि आखिर मैं हूँ कौन। शालिनी जी उन्हें देखते हुए बोली, गलती आपकी ही होती है। संतोष जी बोले, हाँ हाँ पता है मुझे, हमेशा गलती मेरी ही होती है, आपकी तो कोई गलती होती नहीं है। शालिनी जी बोली, नहीं मेरी गलती कभी नहीं होती, सब आपकी गलती है। कुछ देर बाद रुद्राक्षी बोली, आप दोनों कंटिन्यू कीजिए, मुझे कुछ काम है, बोलकर अपने रूम की तरफ जाने लगी कि उसे कुछ याद आया तो अंकुर के रूम में आकर बोली, चल बता क्या बात करनी है तुझे। अंकुर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, अभी तो छोड़ कर आई हो। रुद्राक्षी बैठते हुए बोली, तुझे नहीं लग रहा अब कुछ ज़्यादा हो रहा है? अंकुर बोला, यार अच्छा सॉरी ना, मजाक कर रहा था। रुद्राक्षी बोली, तो बोलो क्या बात करनी है। अंकुर बोला, मीठी वो शिवम से कुछ खास पता नहीं चला और होटल से भी कुछ खास नहीं, मुझे तो लगता है कोई बहुत करीबी है, शायद हमारा दोस्त बनकर हमसे दुश्मनी कर रहा है।
रुद्राक्षी बोली तो पता करो कौन है वो। अंकुर उसके पास बैठते हुए बोला, कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी इस समय थोड़ा ध्यान देना, ऐसे अकेले कहीं भी जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। रुद्राक्षी उठते हुए बोली, अकेले नहीं थी मैं, और तुम मेरी इतनी भी चिंता मत किया करो, खुद पर भी ध्यान दो। 2 दिन बाद यहाँ के ऑफिस का इनॉग्रेशन है, उसकी सारी तैयारी देख लेना, जितने लोगों को बुलाया है वो सब कुछ, और अगर किसी की हेल्प चाहिए तो ले लेना। अंकुर बोला, वो सब मैं कर लूँगा यार, तुम इसकी चिंता मत करो। और आराध्य से सब कुछ बोल दिया? रुद्राक्षी बोली, नहीं, मुझे नहीं लगता हमें एक दूसरे को कुछ भी बोलने की ज़रूरत है। अंकुर बोला, फिर भी। रुद्राक्षी बोली, अच्छा वो छोड़, दिशा का क्या हुआ? अंकुर बेड पर लेटते हुए बोला, कुछ नहीं, वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर, बस उसके बाद का कुछ नहीं। रुद्राक्षी का फ़ोन बजने लगा तो वो फ़ोन को देखते हुए बोली, अच्छा चल, गुड नाइट, सुबह बात करते हैं। अंकुर बोला, हाँ हाँ कर लो बात, मैंने कब रोका है। रुद्राक्षी ने एक नज़र घूरकर उसे देखा और अब बाहर अपने रूम की तरफ जाते हुए फ़ोन उठाकर कान से लगाते हुए बोली, घर पहुंच गए? उधर से आवाज़ आई, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है आपको इन्हें घर भेजने की? रुद्राक्षी बोली, कौन बोल रहे हो, आराध्य कहाँ है? तब तक फ़ोन कट चुका था। रुद्राक्षी ने फिर से आराध्य को फ़ोन मिलाया, लेकिन अब आराध्य का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा तो उसके पैर वहीं रुक गए, उसके माथे पर पसीने की बूंदें छिलमिलाने लगी। कौन हो सकता है, कहीं आराध्य? सोचकर ही रुद्राक्षी के माथे पर पसीना आने लगा। क्या रुद्राक्षी और आराध्य पर फिर कोई मुसीबत आने वाली है? क्या रुद्राक्षी की दुश्मनी की कीमत आराध्य चुकाएगा? आखिर रुद्राक्षी को फ़ोन करने वाला कौन है? क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग।